हेलो फ्रेंड्स, आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर एंड प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर। कौन से सेक्शंस कवर होंगे वो देखें। सेक्शन 85 और 126 ये दोनों सेक्शंस प्रोटेक्शन देंगे पेइंग बैंकर को। सेक्शन 131 that is about protection to collecting banker. Now, concept of paying and collecting bank. ये पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है? पेइंग बैंकर किसे बोले, कलेक्टिंग बैंकर किसे बोले? तो पहले प्रोटेक्शन करने से पहले हमें दो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि पेइंग बैंकर कौन, कलेक्टिंग बैंकर कौन। लेकिन इन कंसेप्ट को समझने के लिए एक बात हम ध्यान में रख लें कि भले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक, बट ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो सेक्शंस हैं, ये कंसर्न्स हैं सिर्फ और सिर्फ चेक से, बाकी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ये कंसर्न नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, वहां पे ये कंसेप्ट काम में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ चेक से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पेइंग और कलेक्टिंग बैंकर क्या, पहले हमें इसे समझना है। नाउ लेट अस सपोज बी जो है वो अपने क्रेडिटर मिस्टर ए को एक चेक देते हैं। मिस्टर बी ने चेक इशू किया मिस्टर ए को, अपने क्रेडिटर को। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर बी का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और मिस्टर ए का अकाउंट एसबीआई में है। ऐसे केस में जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी एसबीआई की और जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी बैंक ऑफ इंडिया की, वहां जब चेक प्रेजेंट होना होगा तो ये जाएगा क्लियरिंग प्रोसेस में। तो लेट अस सपोज क्लियरिंग प्रोसेस में चेक गया। जब क्लियरिंग प्रोसेस में चेक जाएगा तो ऐसे केस में पेमेंट जो है वो बैंक ऑफ इंडिया करेगा और उस पेमेंट को अपने क्लाइंट मिस्टर ए के बिहाफ पे रिसीव करेगा एसबीआई। तो ऐसे केस में जो मिस्टर ए था उसने वो अकाउंट में प्रेजेंट किया चेक या डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में। एसबीआई में अकाउंट था, एसबीआई इज अ कलेक्टिंग बैंकर जो अपने क्लाइंट मिस्टर ए के बिहाफ पे इस चेक को कलेक्ट कर रही है, पैसे रिसीव कर रही है। क्लियरिंग प्रोसेस में चेक जाएगा क्योंकि दो अलग अलग बैंक्स हैं। ऐसे केस में ये जो मिस्टर बी हैं, इन्होंने जब चेक इशू किया था तो इनके अकाउंट में से पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को देगी। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पेइंग बैंकर है। तो दो कॉन्सेप्ट आ गए, पेइंग बैंकर जिसने पेमेंट किया, कलेक्टिंग बैंकर जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे किसी चेक का पेमेंट रिसीव करे। अब ये जो दो कॉन्सेप्ट है पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर, इन्हीं के लिए आज हम सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। हमारा डिस्कशन सेक्शन 85 और 126 जो है वो कंसर्न है प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन देने के लिए। हमारे इस एग्जाम्पल में पेइंग बैंकर कौन सा था, जो पेमेंट कर रहा था, यानी मिस्टर बी का जहां पे अकाउंट है पेइंग बैंकर। सेक्शन 4 अलग अलग केसेस स्पेसिफाई करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4 अलग अलग केसेस में यह बताया है कि कब कब पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। इस कॉन्सेप्ट में से थियोरेटिकल आस्किंग नहीं है, लेकिन 4 या 5 बार इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। आप नवंबर 2002, नवंबर 2004, 2018 नवंबर ये रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के पेपर्स देखेंगे तो इनमें आपको ये कॉन्सेप्ट्स दिख जाएंगे। इसके अलावा भी आपको जो मैंने प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर्ड हैं जो यहां कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो ऐसे केस में देखा जाए तो आस्किंग काफी अच्छी है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देखें क्या लिखा हुआ है लॉ में। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है डिस्कशन। हेडिंग्स क्या है? अगर चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो, अगर चेक बियरर इंस्ट्रूमेंट हो तो,
अगर चेक जनरली क्रॉस्ड हो और अगर चेक स्पेशली क्रॉस्ड हो। मतलब यहां पे क्रॉसिंग से रिलेटेड दो डिस्कशंस है और जो बेसिक कैरेक्टर होता है, नेचर होता है एक इंस्ट्रूमेंट का, उससे रिलेटेड दो क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको मेरे बेसिक के लेक्चर में बताया था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एंडोर्स करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए दो स्टेप्स लगते हैं, एक एंडोर्समेंट, दूसरा डिलीवरी। दूसरी बात, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो मियरली बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल हो। तीसरी बात, ये मैंने अभी मेरे लास्ट वीडियो के माध्यम से बताया था क्रॉसिंग क्या होती है। तो जनरल क्रॉसिंग क्या, जिसमें दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन हो, और इसका मतलब ये है कि ये बैंक को इंडिकेशन है कि कैश में पेमेंट नहीं करना है, किसी के बैंक अकाउंट में ही करना है। स्पेशल क्रॉसिंग, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था जो दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस हैं उनके बीच में किसी बैंक का नाम लिख देना, और इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि जिस व्यक्ति का उस बैंक में कहीं अकाउंट है वही उसको क्लियर करवा सकता है। अब जो पेइंग बैंकर है, डेटर का बैंकर है, जो पेमेंट दे रहा है, वो कब कब लायबल नहीं होगा। पहला केस, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, यदि चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मैंने लास्ट डिस्कशन में पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी बताया था आपको। कुछ कंडीशंस रहती हैं, विदाउट नेग्लिजेंस टू द होल्डर, इन गुड फेथ एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं रखा हो बैंक ने, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स अपर एंड टेनर के हिसाब से होता है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया बैंक ने। आगे पेमेंट जो बैंक ने किया है वो एज पर ऑर्डर किया है। अगर चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और यहां पे चेक में लिखा होगा मिस्टर बी द्वारा, मिस्टर बी की चेक बुक में पे, उसके बाद स्पेस मिस्टर ए अ सम ऑफ ₹1 लाख, तो मिस्टर ए का जहां पे नाम था वहां पे और ऑर्डर लिखा रहता है, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऐसे केस में मिस्टर ए के पास ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मिस्टर बी का बैंकर लायबल नहीं होगा यदि किसी भी व्यक्ति को जिसको पेमेंट किया गया उसके नाम पे एंडोर्समेंट एज पर ऑर्डर मिल जाता है। वापस देखते हैं दो कंडीशंस। पहली कंडीशन, पेमेंट इन ड्यू कोर्स अपने आप में कंसेप्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। पेमेंट इज मेड एज पर ऑर्डर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अपरेंट टेनर के हिसाब से पेमेंट किया गया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन और इंपॉर्टेंट बात, जहां जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हिट होता है, वो ये कि प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। हम किसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, डेटर का बैंक जिसने चेक इशू किया है, जिस बैंक से पैसे जाने हैं। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर notwithstanding any endorsement subsequently turns to be forged। बाद में अगर कोई एंडोर्समेंट फॉर्ज भी निकला तो भी प्रोटेक्शन मिलेगा पेइंग बैंकर को। अभी तो तीन कंडीशन समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा। पहली बात, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो, पेमेंट एज पर ऑर्डर किया गया, भले चाहे बाद में कोई भी एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड निकले फिर भी पेइंग बैंकर लायबल नहीं होगा। अभी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेंगे आगे क्या है ये, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आगे आप कोई सा भी क्लासिफिकेशन देख लें, हर जगह एक बात कॉमन, प्रोटेक्शन सिर्फ तब मिलता है जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो। आप देखें यहां पे भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, चारों पॉइंट्स के अंदर पहली कंडीशन सेम है और वो है पेमेंट हैज बीन मेड इन ड्यू कोर्स। दूसरी बात, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट इज मेड टू द बियरर, पेमेंट जो है वो बियरर को किया गया। और आप बोर्ड को देखिए, मैंने ये कंडीशन कॉमनली लिखी है, ये जो थर्ड कंडीशन वो यहां पे भी कॉमन है, लिखा है प्रोटेक्शन पेइंग बैंकर को अवेलेबल होगा भले चाहे बाद में पता चला कि कोई सा एंडोर्समेंट फॉर्ज था, राइट। आगे चेक जनरली क्रॉस्ड, मैंने बताया था दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन हो तो जनरली क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के अंदर कैश में पेमेंट नहीं करना है, तो आप देखिए बैंक ने पेमेंट किया है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, पेमेंट इज मेड टू एनी बैंकर, नगद भुगतान नहीं किया गया है, किसी के बैंक अकाउंट में ही किया गया है, तो ऐसे केस में पेइंग बैंकर कभी लायबल नहीं होगा, उसे प्रोटेक्शन देगा सेक्शन 85।
आगे स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग मैंने अभी भी बताया आपको, लास्ट वीडियो में भी बताया था। पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में किसी बैंक का नाम होता है और जिस बैंक का नाम है ये उसी व्यक्ति के अकाउंट में क्लियर होगा जिसका की अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक के साथ मेंटेन्ड है या ओपन है। तो पेइंग बैंकर कब लायबल नहीं होगा? पहला, पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया, जो कॉमन कंडीशन है। दूसरा, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक को किया गया है जिसका कि नाम चेक पे था, जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग थी। पेमेंट इज मेड टू स्पेसिफाइड बैंकर जिसके नाम से क्रॉसिंग की गई थी। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ऐसे केस में पेइंग बैंकर लायबल नहीं होता है, भले चाहे कोई सा भी एंडोर्समेंट बाद में फॉर्ज्ड दिखे। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकली सेक्शन 131 को, ताकि जो मैं एग्जाम्पल बाद में ड्राफ्ट करूं उसमें आप पेइंग एज वेल एज करेक्टिंग बैंकर जो है उनको प्रोटेक्शन कब कब मिलेगा वो एक साथ एक ही एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो थ्योरेटिकली देखते हैं सेक्शन 131 को, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर इज नॉट लायबल, कलेक्टिंग बैंकर लायबल नहीं होगा जब पेमेंट रिसीव किया इन गुड फेथ। कलेक्टिंग बैंकर ने पेमेंट रिसीव किया, इन गुड फेथ रिसीव किया, विदाउट नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस नहीं रखा है, राइट। डिलीजेंस, सचेतता से काम किया गया। आगे, भले चाहे चेक जनरली क्रॉस्ड हो, जनरल क्रॉसिंग किसी के भी खाते में क्लियर हो सकता है, एंड स्पेशली क्रॉस्ड टू हिमसेल्फ। स्पेशली क्रॉस्ड टू हिमसेल्फ का यहां पे मतलब यह है कि अगर चेक जनरली क्रॉस्ड नहीं स्पेशली क्रॉस्ड है तो उस बैंक का नाम था तभी वो रिकवर कर सकता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे मिस्टर ए जो है उनका अकाउंट था एसबीआई में, मिस्टर ए के पास ये चेक मिस्टर बी से आया, लेट अस सपोज ये स्पेशली क्रॉस्ड है और क्रॉसिंग में लिखा हुआ है एसबीआई। क्या एसबीआई ही इसको रिसीव कर सकता है? द आंसर इज यस। कलेक्टिव बैंकर सिर्फ और सिर्फ एसबीआई ही हो सकता है। तो क्या लिखा है? कलेक्टिंग बैंकर लायबल नहीं होगा यदि उसने पेमेंट रिसीव किया अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। कलेक्टिंग बैंकर चेक को कलेक्ट कर रहा है तो पेमेंट रिसीव किया इन गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस, जनरली क्रॉस्ड है या स्पेशली क्रॉस्ड है उसके नाम पे, एंड इवन दो टाइटल ऑफ चेक प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव। भले बाद में ये पता चला कि जो बैंक का क्लाइंट है उसका टाइटल इस चेक पे डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव टाइटल था क्लाइंट का। कलेक्टिंग बैंकर ने तो सिर्फ जब उसके क्लाइंट ने पैसे चेक जमा किया और उसने चेक क्लियरिंग प्रोसेस में डाला, सिर्फ इस बात के लिए कलेक्टिंग बैंकर लायबल नहीं हो जाएगा। तो सेक्शन 131 प्रोटेक्शन दे रहा है कलेक्टिंग बैंकर को, सेक्शन 85 एंड 126 प्रोटेक्शन दे रहा है पेइंग बैंकर को। बात क्योंकि प्रोटेक्शन की आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एंडोर्समेंट सब्सिक्वेंटली फॉर्ज्ड निकलेगा, तभी तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉर्जरी इन्वॉल्व होगी, तभी लॉ जो है वो क्या बता रहा है? प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू पेइंग बैंकर एंड कलेक्टिंग बैंकर। सेक्शन 131 एंड सेक्शन 85 एंड 126 पेइंग बैंकर के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं सेक्शन 85, 126 और 131 का इम्प्लीकेशन। मिस्टर बी डेटर हैं मिस्टर ए के, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक चेक इशू किया। लेट अस सपोज ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर करना जाना होता है तो हम पहले एंडोर्समेंट करते हैं फिर डिलीवरी करते हैं। लेट अस सपोज मिस्टर ए जो है उनके क्रेडिटर है मिस्टर सी, और मिस्टर सी जो है उनको ए एंडोर्स करना चाहते हैं। तो चेक पे तो एंडोर्समेंट की जगह नहीं है, तो मैंने एंडोर्समेंट जब लेक्चर पढ़ाया था तब बताया था राइटिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो चेक के पीछे जगह होती है, एंडोर्समेंट वहां हो जाएगा। और अगर जगह नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट बताया था एलॉन्जे, एक एक्स्ट्रा पेपर अटैच होता है, अनेक्स होता है, राइट। तो ए ने एंडोर्स किया सी को। अब मामला ये है कि मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, लेकिन
मिस्टर सी का ये चेक मिस्टर डी ने चुरा लिया। चोरी करने के बाद मिस्टर डी ने उस चेक के पीछे लिखा एंडोर्स्ड टू डी और मिस्टर सी का जाली दस्तखत कर दिया, फॉर्ज्ड सिग्नेचर किए, और फिर उसके बाद मिस्टर डी ने अपने बैंक में ये चेक प्रेजेंट किया। लेट अस सपोज इनका बैंक है HDFC और बी जो है उनका बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसे केस में HDFC जो है ये चेक क्लियरिंग प्रोसेस में डालेगा और अपने क्लाइंट मिस्टर डी के बिहाफ पे इसे कलेक्ट करेगा। अब इंस्टीट्यूट की आस्किंग क्या है कि क्या मिस्टर ए या मिस्टर बी इस पैसे को बैंक ऑफ इंडिया से वसूल सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे अदा कर दिए हैं। दूसरी आस्किंग होती है क्या मिस्टर ए या मिस्टर बी HDFC बैंक से ये पैसे रिकवर कर सकते हैं। HDFC कलेक्टिंग बैंकर है जो अपने क्लाइंट मिस्टर डी के बिहाफ पे इस चेक को क्लियर या कलेक्ट कर रही है। अगर हम सेक्शंस देखें जो आज हमने डिस्कस किए, सेक्शन 131 प्रोटेक्शन देता है कलेक्टिंग बैंकर को यानी डी के HDFC को, और 85 और 126 सेक्शन देते हैं प्रोटेक्शन बी के बैंक ऑफ इंडिया बैंकर को जो कि पेइंग बैंकर है। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। आप ध्यान दें, मैंने पहली कंडीशन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या बताई थी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो। दूसरी, पेमेंट एज पर ऑर्डर किया हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बताई थी, notwithstanding the fact that endorsement turns to be forgery, endorsement यदि फॉर्ज किया गया हो, बाद में पता चला तो यहां पे फोर्ज एंडोर्समेंट किया था, फोर्ज्ड एंडोर्समेंट किया गया था, तो ऐसे केस में न तो पेइंग बैंकर लायबल न तो कलेक्टिंग बैंकर लायबल। तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया और उसमें यह देखा कि सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंकर को कैसे प्रोटेक्शन देता है, सेक्शन 85 पेइंग बैंकर को कैसे प्रोटेक्शन देता है, भले चाहे कोई एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट हो। बच्चों, इस एग्जाम्पल को एक बार वापस देखते हैं। क्या हुआ, मिस्टर ए क्रेडिटर थे, मिस्टर बी डेटर थे। डेटर ने अपने क्रेडिटर को चेक दिया, इस व्यक्ति ने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया, लेकिन इनके यहां से मिस्टर डी ने चेक को स्टील कर दिया, सी की जाली दस्तखत करके अपने नाम से एंडोर्स भी कर दिया, एंडोर्स्ड टू डी और हिज ऑर्डर करके सी की सिग्नेचर कर ली। बाद में डी ने इसे प्रेजेंट किया अपने बैंक में। डी का बैंकर HDFC कलेक्टिंग बैंकर, बी का बैंक पेइंग बैंकर बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, पहली कंडीशन पेमेंट ड्यू कोर्स में था, एज पर ऑर्डर किया गया, भले चाहे बाद में पता चले कि एंडोर्समेंट जो है वो फॉर्ज्ड है, तो भी पेइंग बैंकर लायबल नहीं। कलेक्टिंग बैंकर ने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस अपने क्लाइंट के बिहाफ पे इस चेक को कलेक्ट किया, मात्र इस बात के लिए कि आप आपके क्लाइंट के बिहाफ पे इस चेक को कलेक्ट कर रहे हैं, आप लायबल नहीं हो जाएंगे। आपको प्रोटेक्शन देता है सेक्शन 131। लेकिन जब हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की आस्किंग देखते हैं, 3 क्वेश्चंस एज इट इज जो दे रखे हैं वो तो यहां पे ही आ गए। मुद्दा यह है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिखेगा कि जो पेइंग बैंकर है वो लायबल दे रखा है, लेकिन उन एग्जाम्पल्स में और यहां पे डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है उसे समझें। लेट अस सपोज मिस्टर बी जो है उनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, इनकी जो चेकबुक है वो ऑफिस में रखी हुई है। मिस्टर ए किसी भी काम से मिस्टर बी के ऑफिस में गए, देखा एक चेकबुक पड़ी है, उस चेकबुक का ऊपर का एक चेक फाड़ दिया और खाली चेक अपने जेब में रख के आ गए। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर ए ने उस चेक में लिखा, पे के बाद मिस्टर ए और हिज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 1 लाख लिख दिया और बी की फॉर्ज्ड सिग्नेचर की। थोड़ा सा डिफरेंस आप एग्जांपल में समझें। यहां पे
जिस व्यक्ति की सिग्नेचर पिछले एग्जाम्पल में फॉर्ज हो रही थी वो एक एंडोर्सर था, मिस्टर सी था। पिछले एग्जाम्पल में एंडोर्सर की सिग्नेचर फॉर्ज हो रही थी। यहां पे जिस व्यक्ति की सिग्नेचर फॉर्ज की जा रही है वो ड्रॉर है, बी की चेकबुक है, बी की सिग्नेचर फॉर्ज की जा रही है। और ऐसे केस में बैंकर जो है उसके पास स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है। अब ऐसे केस में अगर बी की फॉर्ज सिग्नेचर करके मिस्टर ए ने अपने नाम पे वो चेक लिख दिया, उसके बाद एंडोर्स किया, फर्दर एंडोर्समेंट हुआ और इस बार मिस्टर डी ने अपने बैंक अकाउंट में उसे जमा किया, सिग्नेचर फॉर्ज थी मिस्टर बी की, ड्रॉर सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड। ऐसे केस में सेक्शन 85 126 एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा पेइंग बैंकर को। चाहे कोई सी भी कंडीशन देख लें हम चारों में से, लिखा हुआ क्या था, प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट एनी एंडोर्समेंट टर्न्स टू बी फॉर्ज। एंडोर्समेंट फॉर्ज किया गया था। अगर चेक का ड्रॉइंग ही फॉर्जरी से हो, ड्रॉर की साइन जो है वो फॉर्ज हो, तो फॉर्जरी इज नलिटी, नल एंड वॉइड। ऐसे केस में पेइंग बैंकर जो है वो लायबल होगा। तो बच्चों ये था एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, कलेक्टिंग और पेइंग बैंकर क्या। तो बी ने अगर ए को चेक दिया था तो ए अगर उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे, ए का बैंकर कलेक्टिंग बैंकर, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया उसका बैंकर पेइंग बैंकर, क्योंकि वो पेमेंट करेगा कलेक्टिंग बैंकर को। दूसरी बात, सेक्शन 185 एंड 126 प्रोटेक्शन देते हैं पेइंग बैंकर को। ऑर्डर, बियरर, जनरली क्रॉस्ड, स्पेशली क्रॉस्ड, चारों में कॉमन बात, पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया गया हो। दूसरी बात, पेमेंट एज पर ऑर्डर किया, पेमेंट टू द बियरर यानी कि होल्डर किया गया। जनरली क्रॉस्ड में पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी के अकाउंट में किया गया, कैश में नहीं। अगर कैश में पेमेंट करेगा बैंकर जबकि जनरली क्रॉस्ड चेक है तो फिर पेइंग बैंकर लायबल हो जाएगा। स्पेशली क्रॉस्ड बैंक के केस में, स्पेशली क्रॉस्ड जिस बैंक के नाम पे क्रॉसिंग है उसी बैंक को पेमेंट किया पेइंग बैंकर ने, उसके अलावा किसी और बैंक को पेमेंट कर दिया तो फिर ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, पेइंग बैंकर लायबल हो जाएगा। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स है और पेमेंट एज पर अपरेंट टेनर है तो ऐसे केस में भले चाहे एंडोर्समेंट, कोई सा भी एंडोर्समेंट फॉर्ज हो, फिर भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा पेइंग बैंकर को। हमने एग्जाम्पल क्या देखा था कि ए जो है उनको चेक मिला था बी से, ए ने एंडोर्स किया था सी को, लेकिन सी के यहां से चेक चोरी कर दिया था डी ने, सी के जाली दस्तखत करके फॉर्ज सिग्नेचर करके अपने नाम पे एंडोर्स किया और फिर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। चेक क्लियर भी हो गया, ना तो पेइंग बैंकर लायबल होगा ना तो कलेक्टिंग बैंकर लायबल होगा। प्रोटेक्शन मिलेगा 131 में और 126 एंड 85 में। जब एंडोर्सर की सिग्नेचर फॉर्ज थी तो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर ड्रॉर की सिग्नेचर फॉर्ज हो तो ऐसे केस में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ध्यान से आप देखिएगा, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।